नमस्कार। अनुस्वार मंच पर आज मैं डॉक्टर संजीव कुमार आपको फिर मिलवाऊंगा एक नई हस्ती से जो हमारे को अपनी साहित्यिक यात्रा के बारे में शेयर करेंगे, साझा करेंगे और हम देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या ऐसा नया किया जिससे हम ज्ञान प्राप्त कर सकें। नमस्कार संजीव निगम जी। नमस्ते। आपका स्वागत है मंच पर। दोस्तों, धन्यवाद। संजीव निगम जी हिंदुस्तानी प्रचार सभा मुंबई के निदेशक हैं और कविता, कहानी, व्यंग, लेख, नाटक आदि विधाओं में सक्रिय रूप से रचनारत हैं। उनकी रचनाएं देश के विभिन्न समाचार पत्रों में निरंतर प्रकाशित होती रहती हैं। उनका पहला व्यंग संग्रह 3.5 मिनट का भाषण महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के आचार्य रामचंद्र शुक्ल स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित हुआ। 2022 के लिए प्रथम तथागत अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान से सम्मानित होना घोषित हो चुका है, जिसे वो शीघ्र ही प्राप्त करेंगे। उनकी प्रकाशित पुस्तकें हैं व्यंग में 3.5 मिनट का भाषण, अंगुलीमाल का अहिंसा का नया फंडा और कुछ एकाकी संग्रह और कहानी संग्रह भी। भाषा के संबंध में वो हिंदी, इंग्लिश के साथ साथ मराठी में भी पूरा दखल रखते हैं। उन्हें मुंबई रत्न अवार्ड से और ड्रीम अचीवर्स अवार्ड से, कथा बिंब अखिल भारतीय कहानी पुरस्कार आदि सम्मान और पुरस्कारों से नवाजा गया है। वो फिल्म से भी जुड़े हैं। उन्होंने कड़के कमाल की स्क्रिप्ट राइटिंग की और 18 कारपोरेट फिल्मों का लेखन कर चुके हैं। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से उनके लिखे नाटकों का प्रसारण भी हुआ है। तो आइए इस संक्षिप्त परिचय के साथ हम मिलते हैं संजीव निगम जी से और पड़ताल करते हैं उनकी साहित्यिक यात्रा की। सबसे पहले साहित्यिक यात्रा पर जब हम बात करेंगे तो आवश्यक हो जाता है जानना कि ये साहित्यिक यात्रा आपकी कब, कैसे और किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुई। मैं साहित्यिक यात्रा की अपनी बात करूं तो बहुत पहले से, लगभग 5वीं कक्षा से मेरा लिखने का शुरुआत हुई। और लिखने की जो शुरुआत हुई वो हास्य कविताओं के टाइप से कुछ लिखने का, ऊट पटांग जो भी कह सकते हैं, वो लिखने से शुरुआत हुई। और जो मेरी पहली ही जो मैंने रचना की वो रचना ऐसी थी कि जो मेरे स्कूल के टीचर्स थी, जो मैडम्स थी, ये सब थी, उनके ऊपर एक रचना लिख दी। अच्छा। रचना जो थी वो पता नहीं था कि वो मैंने अपने छोटे भाई की रफ कॉपी में लिख दी, जो स्कूल के होमवर्क की कॉपी होती है। जी जी जी। और वो रचना पकड़ी गई, स्कूल में पकड़ी गई। और जब पकड़ी गई तो टीचर्स ने जो था मुझे बुलाया स्टाफ रूम के अंदर। स्टाफ रूम में बहुत प्यार से बुलाया। हमारी रॉबिन्सन दीदी जो इंग्लिश की टीचर थी, उन्होंने बहुत प्यार से पूछा, तो डू यू राइट पोएम्स? मैंने भी बड़ा गर्व से बोला, यस आई डू। और जैसे ही वो कॉपी मेरे सामने रखी गई तो वैसे ही मेरी हवा निकल गई। ये तो सामने, और सब टीचर्स होंगी और सब ऐसे ही लिखा था, भाटिया खा रही फ्रूट और रॉबिन्सन मचा रही फूट और वो रहा लूट। तो इस तरह की रचना जब होगी तो टीचर्स के सामने, तो उसके बाद जो था उसमें वहां पे मेरे छोटा भाई भी खड़ा था, क्योंकि उसकी कॉपी में पकड़ी गई थी। और उसने चुगली कर दी, घर के भेदी लंका ढाए। उसने बता दिया कि ये मेरे बड़े भाई का महान रचना है, ये जो आपके सामने रखी गई है। और उसके बाद जो था टीचर्स ने जो था वो सारे के सारे जो टीचर्स थी वो सब मेरे पे हावी। मैंने मना भी किया 2-3 बार। हर अपराधी अपना अपराध कहाँ मानता है, आसानी से मना किया, मैंने नहीं लिखी। लेकिन जब हमारी एक टीचर ने 3 थप्पड़ों मेरा सारस्वत सम्मान वहीं के वहीं कर डाला पहली रचना पर, तब हमने स्वीकार कर लिया। तब स्वीकार कर लिया कि हाँ हमारी रचना है ये सब करके। फिर हमको आदेश दिया गया कि भाई आप अपने पिताजी को बुला कर लाइए घर से, तब आपको वापस स्कूल में एंट्री मिलेगी। तो ये जो साहित्यिक यात्रा की शुरुआत थी, बड़ी संघर्ष में शुरुआत हुई उसके अंदर। लेकिन एक था कि तब भी इन टीचर्स के बीच में हमारी जो हिंदी की टीचर थी अमरावती दीदी,
मुझे आज भी को हम लोग दीदी कहा करते थे, भाई साहब कहते थे स्कूल, पब्लिक स्कूल में दिल्ली के अंदर। तो उन्होंने लेकिन तब भी बोला, उन्होंने सब टीचर्स को बोला कि ठीक है जाने दो, जो बच्चे ने लिखा है उसको उसको बड़ा स्पोर्टिंगली लो, लेकिन उसने लिखने की कोशिश की है तो उसकी तारीफ हमको करनी चाहिए। तो वहां से जो मतलब आप सोचिए कि कितना बड़ा दिल एक टीचर का था कि वो सब पढ़ने के बाद भी उसने बोला, और उन्होंने बाद में मुझे बोला कि चलो ठीक है, अभी कुछ दिन बाद अपने यहाँ जो है 4वीं-5वीं क्लास के बच्चों की फेयरवेल पार्टी होने वाली है, उसके लिए तुम कुछ फेयरवेल के लिए जो है कुछ कविताएं लिखो, वो उसमें सुनेंगे। जी जी। तो वो एक मतलब साथ ही साथ एक पॉजिटिव भी एक बढ़ावा मिला। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत चलते रहे स्कूल के बड़े में, हाई सेकेंडरी स्कूल में पत्रिकाओं वगैरह में लिखते रहे, कॉलेज में, हिंदू कॉलेज में आए तो वहां पर उसकी पत्रिका वगैरह के लिए लिखते रहे। तो इस तरीके से धीरे धीरे साहित्य यात्रा आगे चलती रही मेरी इसके अंदर। और फिर वो बीए के अंदर ही मतलब एमए के अंदर ही जो है वो एक पत्रिका दिल्ली से निकलती थी मासिक, उसके अंदर व्यंग का कॉलम उन लोगों ने शुरू कर दिया। तो एमए से ही लिखना शुरू हो गया। तो धीरे धीरे फिर कविता, कहानी, ये सब लिखते रहे। कॉलेज के दिनों में भी कविता काफी लिखते थे, तो अपने कॉलेज की टीम से इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन वगैरह में पार्टिसिपेट करते थे। इस तरीके से लिखना जो है वो लगातार चलता रहा, फिर आगे तक उसकी यात्रा बनी रही, अब आज तक चल रही है। तो पहली रचना कविता थी या कहानी जो प्रकाशित हुई? पहला तो मेरा एक जो प्रकाशित हुआ वो कविता ही प्रकाशित हुई, जो स्कूल के हाई सेकेंडरी स्कूल की जो वार्षिक पत्रिका प्रकाशित हुई थी। जी। और आप किन किन विधाओं में आपने काम किया, मैं आपसे सुनना चाहूंगा। मैं देखा जाए तो देखिए, लगभग मुझे ऐसा अपना अनुभव ऐसा बताता है कि ज्यादातर सब रचनाकार जो है वो जनरली कविता से ही शुरुआत करते हैं लिखना हो, और उसके बाद दूसरी विधाओं में जाते हैं। उसी तरीके से मेरे साथ भी रहा, कविता से लिखना शुरू किया, फिर उसके बाद जो है मैंने फिर थोड़ा लेखों वगैरह की तरफ आया, कुछ जर्नल लेख लिख के फिर व्यंग लेख पर आया, व्यंग लिखने पर आया, क्योंकि स्वभाव भी थोड़ा सा था, हंसी मजाक स्वभाव का अंग था, तो व्यंग पर जाना स्वाभाविक ऐसा लगता था, गति पे जा रहे हैं। और उसके बाद फिर मैंने बीच में एक दो पत्रिकाओं में नियमित रूप से खेलों पर भी लेख लिखे, खेल पर भी शहरा मेरा, तो उसपे भी काफी लेख लिखे मैंने उसके अंदर। और फिर उसके बाद जो है व्यंग लेखन पर आया, और सबसे बाद में जो है नाटक लेखन पर आया। जो मतलब मेरे अगर विधाओं का आप देखेगा क्रम देखें तो उसमें नाटक लेखन, क्योंकि मुझे कभी खुद पे विश्वास नहीं था कि मैं संवाद लिख पाऊंगा, मुझे संवाद लिखने का कॉन्फिडेंस नहीं था कभी भी, तो इसलिए मैं नाटक से बचता था हमेशा, चाहे विचार में जाते थे। लेकिन कुछ संयोग ऐसा रहा कि मैं जब बैंक में मेरी पोस्टिंग अहमदाबाद में थी, तो वहां पर जो उनके प्रोड्यूसर थे, वहां पे मैं व्यंग लेख पढ़ने जाया करता था। तो एक बार उनके प्रोड्यूसर सतीश सक्सेना ने बोला कि हमारे पास 15 मिनट का स्लॉट है हिंदी नाटकों का, लेकिन हम हिंदी नाटक करते नहीं। मैं तो कारण बताया कि क्योंकि यहाँ पे कोई लिखने वाला नहीं है हिंदी नाटक अच्छा, तो नहीं करते। तो पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने मुझे अचानक बोला तुम क्यों नहीं लिखते। तो मेरी तो हवा निकल गई ये सुन के, क्योंकि मैं तो वैसे ही डरता था संवाद लिखने से। लेकिन फिर मुझे लगा कि ये बेकार जा रहा है, हिंदी का एक नुकसान हो रहा है, और ये लोग इसलिए काम नहीं कर रहे। तो डरते डरते पहला एक नाटक लिखा, हास्य नाटक, हुजूर दिल्ली दूर है। और वो नाटक इतना ज्यादा वो उनको जब किया गया, पसंद किया गया, कि उन्होंने उसके लिए सीधे सीधे जो मराठी के सीरियल्स के टॉप कलाकार थे उनको बुक किया कि नाटक की रिकॉर्डिंग के लिए, वो नाटक करवाने के लिए। और वहां से फिर जो वो गाड़ी चली, तो उसके बाद नियमित रूप से मैं उनके लिए हास्य नाटक लिखने लगा। तो इस तरीके से कविता, फिर कहानी। कहानी जो है मेरी, मतलब मुझे ये सौभाग्य रहा कि मेरी दूसरी ही लिखी कहानी हंस के अंदर प्रकाशित हुई। वाह। और राजेंद्र यादव ने मेरे को मतलब व्यक्तिगत पत्र भेजा उस कहानी की प्रशंसा के लिए। और जब वो बाद में एक कार्यक्रम में भोपाल आए, तो एक नए लेखक को, जो कि उस समय मुश्किल से 27-28 साल का लेखक रहा होगा, राजेंद्र यादव ने जब मैंने परिचय दिया कि मैं संजीव निगम हूं, तो व्यक्ति उठ के खड़े हो गए। अरे वाह। और उठ के खड़े होकर उन्होंने बोला कि तुम्हारी कहानी दे गाली बहुत अच्छी कहानी थी जो हमने प्रकाशित की। तो ये एक बहुत बड़ा मुझे एक सम्मान लगा कि एक इतना बड़ा प्रकाशक और वो उठ के खड़ा होकर अगर मुझे सम्मान दे रहा है, तो वो बहुत बड़ी बात लगी। तो दूसरे स्तर पे कहानी लिखी, फिर व्यंग लेखों का सिलसिला शुरू रहा एक पूरी तरीके से, जो आज तक लगभग चल रहा है कि मैं व्यंगकार के रूप में ज्यादा बड़ी पहचान बन गई है मेरी, और नाटककार के रूप में भी रहा, मेरे नाटकों का मंचन भी हुआ देश के अलग अलग भागों में इस तरीके से। तो ये मेरा एक यात्रा रही। इन
विधाओं में से सबसे रुचिकर विधा कौन सी आपको है, जिसे कहना चाहिए फेवरेट? मेरी फेवरेट विधा तो अभी आज की डेट में व्यंग लेखन हो गया है। वेरी गुड। मुझे व्यंग लेखन में बहुत मजा आता है, और साथ साथ फिर दूसरे स्तर पर कविता लिखने में बहुत अच्छा लगता है। कविता क्या, सब कविता के लिए मुझे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। मेरे को लगता है किसी भी कवि को प्रयास नहीं करना पड़ता, अपने आप ही उपजती है, अंदर से निकल आती है बिल्कुल शब्द। सही कह रहे हैं, अपने आप ही उपजती। आप उसमें कोशिश करोगे तो 2 लाइन से ज्यादा नहीं लिख पाओगे। हाँ, और वो स्वाभाविकता निकल जाती है, वो मजा निकल तो। लेकिन व्यंग लेख के लिए तो थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, उसको सच में व्यंग लेख बनाने के लिए उसके अंदर धार डालने के लिए थोड़ी कोशिश करनी पड़ती जी। व्यंग को एक विधा के तौर पर, स्वतंत्र विधा के तौर पर माना जाना चाहिए, या अन्य विधाओं के साथ संयुक्त रूप से? आपका क्या विचार है है। इस ये भी एक ऐसा प्रश्न हो गया कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा। इस प्रश्न को इसी तरीके से लिया जाना चाहिए। पर? क्योंकि अगर हम देखते हैं तो दूसरी रचनाएं भी हम बोलिए तो उसमें, और हम भी व्यंग लिखते हैं, लेकिन एक चीज मानी जा सकती है कि जो रचना पूरी तरीके से पहली पंक्ति से लेके आखिरी पंक्ति तक व्यंग, उसको, उन रचनाओं को हम एक अलग विधा के रूप में मान सकते हैं अगर मानना चाहें तो। अदरवाइज व्यंग तो सब रचनाओं में, सब लेखकों के पास है, सब लिखते हैं, और पूरी पूरी गंभीर रचना के बीच में भी कहीं पे बहुत गंभीर व्यंग आ सकता है, तो उसको आप इनकार नहीं कर सकते। तो आप इतना, अगर आप विधा मानना ही हम लोग चाहते हैं, कुछ लोग मानते विधा है, कुछ लोग मानते नहीं विधा नहीं है। हम इस, जहां तक मेरा निजी सवाल है, मैं इसमें पढ़ता नहीं चाहे प्रश्न में, मैं तो कहता हूँ लिख रहे हैं हम, सीधे व्यंग लिख रहे हैं, वो ठीक है, आप उसको विधा मानो ना मानो, कम से कम व्यंग मान लो कि व्यंग लिखा है, इतना तो मान लो। तो ये है कि, लेकिन मतलब अगर निजी रूप में आप मुझसे पूछते हैं विधा अगर माना जाए, तो उस रचना को माना जाना चाहिए जो कि शुरू से पहली पंक्ति से लेकर आखिरी पंक्ति तक व्यंग को पकड़ के चले, व्यंग का साथ ना छोड़े। अगर ऐसी रचनाएं आपको मिलती है, और बहुत सारी रचनाएं मिलती हैं, और बहुत सारे लेखक मिलते हैं, तो एक विधा मानी जा सकती है। जी जी। आपके हिसाब से इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जानी चाहिए, संस्कृत साहित्य से या इंग्लिश की सटायर से? दो स्कूल हैं, दो मत हैं, आपके क्या विचार है इस बारे में? देखिए, हमारे यहाँ तो अपना खुद का बहुत समृद्ध साहित्य है, संस्कृत साहित्य भी बहुत समृद्ध है, और संस्कृत साहित्य के अंदर भी जो हमारे यहाँ जो है नाटक लिखेगा, उसमें विदूषक का पात्र रखा जाता था, जो इसी तरीके के काम में आता था, तो करता। तो इस तरीके से हमारे पास अपना है, और हमारी अपनी परंपरा है। आज भी हमारे में से ज्यादातर जो हम लोग लेखक लिख रहे हैं, व्यंग लिख रहे हैं, हम अपनी परंपराओं से लिख रहे हैं। हम अपने जो भी उसमें मिथक वगैरह जो भी कुछ प्रयोग करते हैं, अपनी परंपराओं के प्रयोग करते हैं। जी तो जी। जब हम अपनी परंपरा से प्रयोग कर रहे हैं, हम अपनी परंपरा से खाद पानी ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जो है, अब आप मान लो मेरे जैसा व्यक्ति है, मैं विदेशी साहित्य को, उन सबको, मतलब विदेशी विचारधाराओं, साहित्य तो बहुत पढ़ता हूँ, लेकिन विचारधारा से कभी इतना प्रभावित नहीं होता। मुझे नहीं लगता, लोग कहते हैं कि, मतलब लोग बड़े गर्व से कहते हैं कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ ईस्ट। मैं जबकि मैंने कई जगह लिखा है शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ वेस्ट, क्योंकि क्योंकि जितना मैं इन्हीं इस बात से सहमत हूं, और ऐसा ही मानता हूं कि यहाँ से उत्पत्ति हुई साहित्य, क्या हर चीज की, व्यंग क्या, साहित्य की उत्पत्ति यहाँ से हुई। जी, तो हमारा अपना गौरव है, हमारा अपनी परंपरा है, हमारा अपना विशाल साहित्य है, सिर्फ संस्कृत का नहीं है, हमारी भी जो तमिल वगैरह जो भाषाएं हैं, उनमें और भी पुराना हमारे पास साहित्य है, वो सब भी हमारा ही है ना। हमारे देश का जो भी साहित्य, जिस भाषा का है, वो हमारा साहित्य है। तो हमारी अपनी परंपराएं हैं, हम उसको लेके चलते हैं, हम उसमें कोई नहीं, उसके अंदर हम ये यही मानता हूं, मैं तो मानता हूं कि जो भी हम अपनी परंपरा है, हम अपनी परंपरा के साथ, भारतीय परंपरा के साथ हैं। विषय वस्तु के संदर्भ में अगर बात करें तो ज्यादातर राजनीति आदि पे ही व्यंग लिखे जा रहे हैं, जबकि बहुत सारे नए क्षेत्र हैं, नए विषय हैं जिन पर लिखना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ये इसकी गतिशीलता या इसकी व्यापकता में कुछ कमी है, या लोग अभी मतलब कुएं के मेढक की तरह ही चल रहे हैं? क्या आपका विचार है? मैं आपसे स्पष्ट बोलूं हाँ इस बारे में, बिल्कुल। स्पष्ट बोलूं तो ये बात है कि हमारे हिंदी के, जो मेरे ध्यान में आया, ज्यादातर लेखक, उनका अन्य विषयों का ज्ञान बहुत कम होता है। जी।
इसलिए वो अन्य विषयों के ऊपर लिखने से बचते हैं। राजनीति तो आप जानते हैं, हमारा देश ऐसा राजनीति प्रधान देश है कि आप पान वाले की दुकान पे खड़े हो जाएं तो आपको प्रधानमंत्री के लिए बहुत सारे ज्ञान मिल जाएगा, उपदेश मिल जाएंगे। और पंचवर्षीय योजना में क्या होना चाहिए वो पान वाले की दुकान पे डिसाइड हो जाता है, तय होने लगता है। तो राजनीति तो एक बड़ा ही सामान्य विषय है जिसको कि लोग उस पर लिखते हैं। और राजनीति में क्या होता है कि आपको नेता बहुत सारी चीजें दे देते हैं, रोज कई कुछ ना कुछ ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है कि वो उसको लेके आपने उठा लिया और लिख दिया। और दूसरा ये कि एक कारण ये हो गया कि जो काफी सारे व्यंग हैं वो आजकल समाचार पत्रों में छप रहे हैं जी। और समाचार पत्र वालों को क्या है कि उनको वही चाहिए जो कि आज की समय में चल रहा हो। इसलिए जो है वो राजनीति के ऊपर ज्यादा व्यंग लिखे जाते हैं कि वो स्वीकार्य भी है, लोगों को पता भी ज्यादा लग जाता है उसके बारे में। जबकि आपने सही बोला, अनेक विषय ऐसे हैं जिन पे कलम चलनी चाहिए और व्यंग वालों की भी चलनी चाहिए। जब एशियन गेम्स दिल्ली में हुए थे उस समय मैंने बताया खेलों पे लिखता था। एशियन गेम्स मैंने कुछ समाचार पत्रों के लिए, हिंदुस्तान के समाचार पत्र कवर किए तो समय, तब मैंने खेल भारती नाम की पत्रिका निकलती थी टाइम्स ऑफ इंडिया की, उसके अंदर खेलों पे व्यंग लिखे उस मासिक पत्रिका में, क्योंकि वो उस समय दौर चल रहा था, एशियन गेम्स का माहौल था, तो उस पे व्यंग लिखे। तो इस तरीके से व्यंग विज्ञान के विषयों पे लिखे जा सकते हैं। आप लेकिन उसका एक जानकारी होनी बहुत जरूरी है हमारे साथ, तो इसलिए विषयों की विविधता होनी चाहिए। अगर विषय की बात करेंगे तो अगर अन्य विषयों का ज्ञान नहीं है तो भी सामाजिक कुरीतियों के बारे में जब हम लिखते हैं या व्यंग करते हैं या विसंगति को ढूंढते हैं, तो जैसे अगर हम दहेज के लिए महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उस पर लिखते हैं, तो दहेज के लिए पुरुषों पर जो अत्याचार हो रहा है, झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, उस पर भी तो कुछ लिखना चाहिए। जी हाँ। तो न्यायालय अफजल गुरु के केस में रात को 2:30 बजे खुलता है, ठीक है ना, और नोटबंदी वाले मामले में चुप्पी साध जाता है, किसानों वाले मामले में चुप्पी साध जाता है। तो ये न्यायिक क्या कहना चाहिए, इसे विसंगति है कि नहीं? बिल्कुल है, तो क्योंकि ये एकांगी दृष्टिकोण से समस्याओं को देखने का एक चलन चल चुका है। अभी मैंने आजकल मैं जरा लघु व्यंग लिख रहा हूँ, लघु व्यंग लिख रहा हूँ। तो अभी आपने देखा होगा कि एक समस्या चली थी, कुछ लोगों ने जो है कन्यादान प्रथा का विरोध किया, बहुत ज्यादा कुछ महिलाओं ने किया, कन्यादान का विरोध किया। तो उसके बारे में मैंने लिखा था। तो अभी एक व्यंग लिखा जो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे लोगों ने पसंद किया। उसमें मैंने लिखा कि भाई लड़के की जब शादी हो रही है तो उसने, लड़के ने जो था, जब जैसे उसकी जूता चुराई हुई, उसने ससुराल वालों को धमकी दे दी, अब मैं इसके खिलाफ FIR करूंगा क्योंकि ये भी चोरी है और आपने चोरी की है तो मैं उसके खिलाफ FIR जाके कर दूंगा। मतलब एक सिर्फ वो जो कन्यादान का जो विरोध था कि भाई एक परंपरा का, तो परंपरा ये भी है चोरी की। तो उस तरीके के लोगों ने बहुत पसंद किया कि भाई एक आवाज दूसरी भी उठाने की कोशिश की गई कि इस तरीके से खाली विरोध के लिए विरोध करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप करोगे तो दूसरी आवाज भी उठनी चाहिए, दूसरी आवाज भी उठनी चाहिए। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं इस बात। ऐसा ही न्यायालय को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने की बात वो कहते हैं, लेकिन सबरीमाला के हजारों वर्ष से चले आ रहे नियमों के बारे में वो तोड़ देते हैं। दही हांडी वाले मामले में वो ऊंचाई डिसाइड करने लगते हैं, वगैरह वगैरह। इस तरीके के बहुत सारे मामले हैं। तो सिर्फ हिंदू धर्म पर ही इस तरीके का वार हो रहा है या और लोगों पर भी हो रहा है? इस चीज को लिखना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल लिखना चाहिए, लिखना चाहिए। जलीकट्टू में दौड़ होती है बैलों की, वहां पर तो ह्यूमन राइट आता है, और जब बकरे करते हैं तो वहाँ ह्यूमन राइट कर रहा हूँ, एनिमल सबवेंशन आता है। यहाँ इसमें नहीं आता। मैं बिल्कुल, हमारे लेखकों को एक तरीके से तटस्थ होकर लिखना चाहिए। जो उनको लगता है कि गलत है, वो ये नहीं देखी कि मैं उसको उस तरीके से चलूं। अगर ये बात गलत है तो गलत है कि भाई अगर मान लीजिए आपने किसी एक जगह पर आप पक्षपात कर रहे हैं, किसी एक जगह पे ज्यादा बोल रहे हैं, तो लेखक का फर्ज है ये इस बात का को खुलकर बोले कि भाई ये इस तरीके बात सही नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। अगर या तो आप बिल्कुल ना हस्तक्षेप करें, वो ये बोल रहे प्रशासनिक मामले हैं, प्रशासन देखे जो भी जाने का। लेकिन अगर न्यायालय करता है तो न्यायालय से भी हम उम्मीद करते हैं कि न्यायालय फिर सबको समान मान के चलेगा।
करेक्ट। और जहां वो डेविएट करे तो मेरे हिसाब से वो कंटेम्प्ट ऑफ जस्टिस है। कंटेम्प्ट ऑफ बिल्कुल। कोर्ट होता है ना, वैसे कंटेम्प्ट ऑफ जस्टिस है जहां वो डेविएट करता है या whimsical होता है। व्यंग्यकारों को डर लगता है क्या लिखने में? व्यंग्यकारों के ऊपर जब शायद कुछ देखा। अपने आप को कुछ मजबूरी लगती, कुछ तो मैंने बताया, कुछ तो विचारधारा से दबे हुए हैं, कुछ को उनकी विचारधारा ये सिखाती है कि इसका विरोध, मतलब कि आपको अपने पक्ष के हिसाब से ही बोलना है, तो उसके वो पूरी विचारधारा वाले उनका था। और बाकी लोग जो है, शायद शायद जो आपने कहा कि उस वो भी एक कारण हो सकता है कि कुछ लेखक इस तरह खुलकर लिखने में डरते हैं। उनको विरोधी पक्ष जो है उससे डर लगता है कि कोई उसका विरोध करेगा तो फिर उसका क्या जवाब देंगे। और कुछ लेखक जो है वो एक लालच के अंदर भी रहते हैं कि कुछ पुरस्कार हाथ से ना निकल जाए इस तरह खुलकर बोलने के लिए। सही है। कुछ लोग नाराज हो गए, कहीं पे कुछ पत्रिकाओं में छपना ना बंद हो जाए, तो ये भी एक लालच रहता है जो उनको निडर होने, वो काफी सारे लेखक जो है वो लिखने को बहुत लिखते हैं कि लेखक को निडर होना चाहिए, लेखक को स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन जब आचरण में आता है तब वो वहां पे पलटी मार जाते हैं। फिर वो अपना हित और अहित उसकी तुलना वो ज्यादा तोलने लगते हैं उसके ऊपर, तो इसलिए वो भी कई बार डर जाते हैं वो लिखने में। आपके विचार से एक व्यंग में और एक सपाट बयानी में क्या फर्क है, या कौन, या यूं कहें कि व्यंग के कौन कौन से एलिमेंट आप परिभाषित करना चाहेंगे? देखिए, व्यंग का जैसा तो ये सब कहते ही हैं, व्यंजना शब्द शक्ति का जो है इस्तेमाल होना चाहिए व्यंजना में, लेकिन अभिधा के अंदर भी व्यंग उपज सकता है। जी। ये लिखने वाले के दम पर है, लिखने वाले की समझ की बात है। वो अभिधा वो सीधा सीधा वाक्य लिखेगा, उसके अंदर भी व्यंग उपज सकता है यदि वो परिस्थिति को सही ढंग से पकड़ लिया और उसकी वो सीधी सीधी उसने व्याख्या, उसने सही ढंग से उसकी व्याख्या कर दी। तो अब समस्या वही है कि लोग, और व्यंजना शब्द शक्ति तो निश्चित रूप से है ही बहुत ताकत उसकी, व्यंग की जो बात समझे और बाद में समझ में आए और बाद में उसको लगे कि वाकई ये कहा क्या है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाली बात है। तो वो तो व्यंग की ताकत है ही इसके अंदर। लेकिन अभिधा के अंदर भी, हमने परसाई जी को भी कई बार जगह पढ़ते हैं तो उसमें लगता है कि उन्होंने सीधी सीधी बात कही, लेकिन वो बात चुभ जाती है, दिल में लगती है जाकर। और बात चुभनी जरूर चाहिए, भले ही हंसी से कही जाए। कुछ लोग चलता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं, व्यंग में सिर्फ करुणा उपजाए तो वो व्यंग हो गया, दिल को जाकर के चीर दे तो व्यंग हो गया। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं, हास्य का सहारा लिया जाए तभी उसको व्यंग बनेगा। सीधी सीधी बात कड़वी हो गई, गाली हो गई, गाली दे दी आपने। मेरा ये सब मानना नहीं है। मेरा अपना मानना यह है कि जब विषय आपके सामने आता है, लेखक का जो मूड बनता है, जिस हिसाब से उसके अंदर विचार आते, जो भाव आते, उस हिसाब से लेखन होता है। हो सकता है कभी वो बहुत कड़वा लिख दे और कभी बहुत हास्य से भरा लिख दे, लेकिन अगर वो बात जो है वो मतलब व्यंजना के रूप में कही जा रही है, या जो विसंगति है उसको हाईलाइट किया जा रहा है, उसको उभारा जा रहा है, तो वो चाहे हास्य के माध्यम से कही जाए, चाहे वो स्पष्ट वो शब्दों के, कड़वे शब्दों के माध्यम से कही जाए, वो बात अपने आप में व्यंग की पहुंचाती है, लोगों तक पहुंचाती है व्यंग के संदर्भ में हमारे इंडिया नेट बुक्स परिवार ने कई प्रयास किए हैं। जी सबसे पहले व्यंग्यकारों की रचनाएं हमने छापनी शुरू की। जी। दूसरी चीज जो हमने की, एक किताब व्यंग संकलन की निकाली, अब तक 75। और एक उसके बाद में फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाकर के 251 अंतरराष्ट्रीय व्यंग्यकारों का किया। हमने घोषणा की है और प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है व्यंग कोश पर, हिंदी व्यंग कोश। तो उसमें देखते हैं कि व्यंग्यकारों को कैसे हम इंक्लूड कर सकते हैं, कैसे उसे एक शोध या संदर्भ ग्रंथ के तौर पर कर सकते हैं। एक प्रोजेक्ट है जिसमें व्याकरण के सिद्धांतों के बारे में, व्यंग के सिद्धांतों के बारे में लेख इकट्ठे कर रहे हैं, और आपसे भी किसी सब्जेक्ट पर हम अनुरोध करेंगे कि आप एक हमें लेख दीजिएगा। तो हम व्यंग के लिए काफी काम कर रहे हैं, और 2 पुरस्कार हमने व्यंग के लिए रखे हैं, जैसे शुरू में बताया, व्यंग रचना के लिए और व्यंग आलोचना के लिए। जी। इस वर्ष ये पुरस्कार आपके प्रवीर मुखर्जी और आपके सुरेश कांत को दिया। एनीवे,
व्यंग में और कहानी में ये पात्रों के चुनाव की कैसी प्रक्रिया होती है आपके हिसाब से? व्यंग में पात्रों का, देखिए व्यंग में तो आप उसको लेख के स्तर पे भी लिख सकते हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि हर बार आपको पात्र की जरूरत पड़े उसमें। वो अच्छा, परिस्थिति पे भी व्यंग लिखा जा सकता है, ठीक बात है। और उसने किसी घटना पर भी व्यंग लिखा सकता है, उसकी जरूरत नहीं। कहानी में तो निश्चित रूप से आपको अ, अ, पात्र जी, की जरूरत पड़ती ही है किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी रूप में। कोई बिना पात्र के, हो सकता है वो पात्र सजीव ना हो, लेकिन जो निर्जीव हो, कोई पेड़ कोई पात्र बना लिया आपने उसके अंदर, कहानी के अंदर, लेकिन पात्र आपको उसके अंदर कहानी में जरूरत पड़ जाती है पात्रों की इसके अंदर तो। लेकिन जो भी है, मैंने देखा कि जो घटना है, जो सोच है, जो विचार है आपका मूल, पात्र भी उसी में से उपज आते हैं। अच्छा, जो आपने सोच, आपके आपके विचार जो आपके मन में आया कि मुझे इस बिंदु पे लिखना है, इस विचार पर लिखना है, तो पात्रों का वह अपने आप ही उसमें पात्र तो निकल आते हैं। सिर्फ उनका नामकरण जो है वो आपके हाथ में होता है कि आप उसका नामकरण करें। पात्र अपने आप जन्म लेने लगते हैं रचना के अंदर से। तो सिवाय इसके कि जबकि जैसे व्यंग में हमने देखा कुछ लोगों ने कुछ निर्धारित पात्र बना लिए और उनके माध्यम से ही वो अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर तो पहले से तयशुदा पात्र हैं कि भाई ये दो पात्र हैं, उनके माध्यम से कहेंगे। जैसे कहानी के अंदर मान लो विक्रमादित्य और वेताल थे, उसके विषय से कहा जा रहा था। तो इस तरीके से व्यंग में मेरा अपना ये रहा है कि मैं मेरे पात्र जो मेरा अपना अनुभव रहा है, जब मैं लिखना शुरू करता हूं तो पात्रों की रचना भी अपने आप ही होती चली जाती है, अपने आप दिमाग में आता रहता है स्वाभाविक रूप से। ये पता नहीं क्या लेखन एक ऐसी प्रक्रिया है कि जब आपके ऊपर लेखन का भूत सवार हो जाता है तो अपने आप ही वो चीजें उपजने लगती हैं। बजने लगते हैं। अपने आप सब चीजें सामने लेके, और तभी वो स्वाभाविक हो पाता। नहीं तो आपने देखा कि लोग कृत्रिम लेखन जब करने लगते हैं तो कई कई घंटे विचार करते रहते हैं और एक लाइन नहीं लिखी जाती है उसके अंदर। व्यंग का जहां तक सवाल है, इधर बड़ी अच्छी तादाद में लिखा जा रहा है। बहुत सारे लेखक व्यंग में, क्योंकि तंज कसने की आदत बहुत लोगों में होती है, तो वो जो तंज वाले हैं वो भी व्यंग लिखने लग रहे हैं। आपको क्या लगता है, पाठक क्या इतना एब्जॉर्व कर सकता है या इतना रुचिपूर्वक पढ़ सकता है? क्यों? देखिए, हाँ, सॉरी, बोलिए बोलिए। बल्कि मैं ये कहूंगा कि आपको क्या लगता है कि पाठकों की रुचि कम हो रही है पढ़ने में, व्यंग पढ़ने में, या कैसा लगता है मतलब आपको? सब, हमारे यहाँ संस्कृत में भी कहा गया अति सर्वत्र वर्जते, और इंग्लिश में भी क्या है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जी सर। दोनों कहा गया है। व्यंग को क्या हुआ कि जब आज के समय में व्यंग ज्यादा पढ़ा जाने लगा, लोगों ने उसकी तारीफ करने लगे, और कुछ मतलब ये लगभग 30-40 साल से पहले था कि भाई कुछ पत्रिकाओं ने अपना एक खास पेज सुरक्षित कर दिया कि भाई यहाँ पर व्यंग छपेगा, क्योंकि पाठक मिल रहे थे उसको। तो बहुत सारे लेखकों ने इसको जल्दी प्रसिद्धि पाने का साधन बना समझ लिया, और उन्होंने तुरंत ये सोचा कि वो जो भी लिख रहे हैं, वो कैसा भी लिख रहे हैं, लेकिन वो स्वयं ये मानते हैं कि हम व्यंग लिख रहे हैं। अब वो क्या है क्या नहीं, इसका निर्णय पाठक करता है। वो स्वयं मानते हैं। इस तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे आ गए जिनको व्यंग लिखना नहीं आता, जो व्यंग लिखना नहीं जानते। वो सिर्फ ये समझते हैं कि थोड़ी सी बात को तोड़ मरोड़ के बोल दो, कुछ शब्दों को जाता है, खाता है, पीता है, रोता है, इनकी तुक मिला दो इसमें, या कुछ या कुछ ऐसी बात लिख दो कि काम कर रहा है की जगह काम, वो काम कर रहा है की जगह काम करेंग, इंग्लिश का और हिंदी का मिला दो, ऐसे लिख दो, तो व्यंग हो जाएगा। भाषाई तोड़ मरोड़। हाँ, भाषाई खेल और भाषाई जादूबाजी, बाजीगरी करने को, इसको जो है उन्होंने व्यंग समझ लिया। और इतने सारे लोग, आपने बहुत सही रेखांकित किया, इतने सारे लोग अपने आप को व्यंगकार कहने लगे हैं। दूसरे मानते या नहीं मानते इससे उनको कोई मतलब नहीं है, वो स्वयं को मानते हैं कि हम व्यंगकार हैं। और इतने सारे लोग लिखने लगे। और एक समस्या क्या आ गई कि कुछ समाचार पत्रों ने देश के, उनको अपना जगह भी भरनी है, थोड़ा रोचक भी करने का है, उन्होंने भी व्यंग को कर दिया कि चलो एक कॉलम हम जो है कुछ देंगे व्यंग को, तो उनको लिखने वाले चाहिए ढेर सारे।
तो वो बिना कहे, मैं आपको एक अपना उदाहरण बताता हूँ, बहुत बिल्कुल सही, जो मेरे खुद के साथ बीता है। एक अखबार में, काफी बड़ा अखबार है, उसके में मेरे व्यंग नियमित छपते थे। उसके अंदर एक दिन मैंने, कुछ हुआ तो कुछ राजनीतिक समस्या के ऊपर मुझे एक लेख लिखा और मैंने उसको भेज दिया, और उसके ऊपर लिख के भेजा, ये राजनीतिक लेख है आपके संपादकीय पृष्ठ के लिए। अगले दिन मैंने देखा कि वो व्यंग के नाम से छपा हुआ था, उसके ऊपर लिखा हुआ था व्यंग, और नीचे वो राजनीतिक लेख था पूरा का पूरा। अब आप ये समझिए कि मैंने जब उसको शेयर किया तो मुझे कंप्यूटर के माध्यम से उसके ऊपर से व्यंग को मिटाना पड़ा, काला करना पड़ा, वरना लोग समझते हैं कि संजीव निगम इसी तरीके के व्यंग लिखते हैं जिस तरीके से ये राजनीतिक उन्होंने जो पूरा विश्लेषण दे रखा है। तो ये छपने की हालत हो रही है, मतलब ये कि जो छाप रहे हैं वो भी नहीं पढ़ रहे। कई व्यंग्यकार ऐसे हैं जिनको हर दिन एक व्यंग छपता है, कई व्यंग्यकार ऐसे हैं कि हर दिन वो उनके 2-2, 3-3 व्यंग छपते हैं, कई व्यंग्यकार ऐसे हैं जिनका एक ही व्यंग 6 जगह छपता है। ये अंधी दौड़ सी हो गई है। वही मैंने कहा ना, क्योंकि लोगों को ऐसा लगा, काफी सालों को लगा कि अभी बाकी, देखिए हम ये एक स्वीकार्य तथ्य है कि बाकी जो विधाएं हैं, कविता है, कहानी है, लेख है, उनके पाठक, तो एक व्यंग ऐसी विधा थी जिसके पाठक थे, हिंदी के अंदर लोग पढ़ना चाहते थे, तो जितने भी लेखक बनना चाहते थे। और अब तो एक नई चीज शुरू हो गई है, अब तो लेखक बनाए भी जा रहे हैं। हम कई बार न्यूज, सोशल मीडिया में पढ़ते हैं, रातों रात पढ़ते हैं कि किसी के परिचय दिया जाता है ऐसे कह के कि ये व्यंग लिखने के अंदर इनकी रुचि है, अब ये व्यंग लिखा करेंगे, अब ये व्यंग लिखा करेंगी। अरे भाई, ऐसे कैसे व्यंगकार कोई हो सकता है कि तुमने रातों रात किसी को ऊपर सर पे हाथ रख दिया और बोला कि अब ये हो गए व्यंगकार, इतने बड़ा आशीर्वाद प्रदान कर दिया और टैबलेट खिला करके व्यंगकार बनाएंगे। टैबलेट खिला के व्यंगकार। तो अब तो व्यंगकार मेकिंग मशीन्स तैयार हो गई हैं कि भाई आप तो अब जब ऐसे काम होगा कि मशीनों से व्यंगकार निकलेंगे, तो फिर तो आप समझ सकते हैं कि फिर वो जो उनका लेखन होगा वो भी मशीन का होगा कि इसने उसका छापा, उसने उसका छापा और अपना आगे काम बढ़ा लिया। एक संशय मेरे मन में रहता है, मुझे लगता है कि युग बदलते रहते हैं इस सेंस में, क्योंकि जीवन में गतिशीलता है, तो गतिशीलता के लिए हमने ये देखा कि भारतेंदु काल अलग डिफाइन किया आपने, रीति काल अलग डिफाइन किया, भक्ति काल अलग डिफाइन किया, फिर उसके बाद छायावाद अलग डिफाइन किया, फिर छायावाद के बाद यथार्थवादी आ गए, फिर समकालीन कविता हो गई, ब्ला ब्ला ब्ला। दूसरे विधाओं में इस तरीके की चीज है, लेकिन व्यंग में इस तरीके की चीज क्यों नहीं है? हम हरिशंकर परसाई और शरद जोशी से बाहर क्यों नहीं निकल पाते हैं? बहुत सही बोला, क्योंकि नए व्यंग लेखक जो हैं, जो जिन्हें कहना चाहिए वो जो शीर्ष पर हैं या जो शीर्ष माने जाते हैं, उन लोगों में ऐसी क्या कमी कि कोई वो गतिशीलता का या विषय परिवर्तन का या शैली परिवर्तन का कोई काम नहीं कर सके? क्या कहेंगे आप इसको? किसी एक विशेष विचारधारा ने व्यंग के लेखन को, व्यंग के लेखकों को बहुत ही सीमित कर दिया। मैं भी मानता हूं कि हरिशंकर परसाई जी बहुत बड़े व्यंगकार हैं, लेकिन ऐसा प्रस्तुत किया गया कि वो एकमात्र सर्वश्रेष्ठ और ये एकमात्र व्यंगकार है। इस तरीके की परिस्थिति, इस तरह का सामने रखा गया, उनके पहले से लिखा जा रहा था, उनके पहले से लिखा जा रहा था। आप बाल मुकुंद गुप्त जी के चिट्ठे पढ़िए, शिव शंभू के चिट्ठे, कैसा उन्होंने व्यंग के माध्यम से अंग्रेजों के ऊपर किस तरीके से लानत भेजी अपने अपने व्यंग के माध्यम से। और मैंने उस समय के कई जो व्यंगकार पढ़े, जो उस समय के, जो आप लिखते हैं भारतेंदु जी का अंधेर नगरी चौपट राजा, क्या जबरदस्त व्यंग का उदाहरण है इसमें। तो आप उनका नाम क्यों नहीं लेते हैं? अगर हम कहीं कहते हैं कि पूर्ववर्ती जो श्रेष्ठ व्यंगकार हैं, उनका नाम होना चाहिए, लिया जाना चाहिए, क्योंकि उनसे सीखने को मिलता है। मैंने अभी रिसेंटली, अब मैंने कोर्स में भी एक लगाया है, मैं उन लेखक का नाम बोल रहा हूँ, वो भी पुराने लेखक थे, भारतेंदु युग के लेखक थे, जिन्होंने इस तरीके से व्यंग लिखे, बहुत अच्छे अच्छे व्यंग लिखे, लेकिन हमने उन लोगों को चर्चा से ही हटा दिया।
वही तो। हमने उनको चर्चा से ही निकाल दिया। आप जितने भी व्यंग के बारे में आलोचनात्मक लेख देखेंगे, उनके इन लोगों पे चर्चा ही नहीं होती बाकी लोगों पे। तो ये ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता है कि जैसे व्यंग लेखन सिर्फ हरिशंकर परसाई से ही शुरुआत हुई हो हिंदी के अंदर। जी परसाई जी ने व्यंग को लोकप्रिय बनाया, परसाई जी ने व्यंग को आधुनिक बनाया, आज की तारीख में के विषयों से जोड़ा। परसाई के लिए बहुत काम किया, हम उससे इनकार नहीं करते, लेकिन ये बाकियों के योगदान अपनी अलग कर सकते। आप देखिए शरद जी की लीजिए बात, लोकप्रिय शरद जी ने कम बनाया क्या व्यंग को? मंचों के ऊपर से जहां पर इतने बड़े बड़े जो तालियां लेने वाले वो होते थे, कवि बैठे होते थे, करते थे, वहां शरद जी को इतना सम्मान मिलता था कि सबसे आखिर में उनसे पढ़वाई जाती थी कि भाई ये सबसे अच्छी रचना पढ़ेंगे, और उन्होंने गद्य पे लोगों को किया। तो इस तरह से उनका भी योगदान माना जाना चाहिए। और आज जो आपने जो सबसे बड़ी बात की, जो आज लोग लिख रहे हैं, उनका मूल्यांकन कब होगा? उनको इस परंपरा में कब डाला जाएगा? उनका स्थान कब निर्धारित किया जाएगा? और मैं ये काम जो हमारे से वरिष्ठ हैं। सर मैं जी सप्लीमेंट करना चाहूंगा इसको, कि साहित्य जो होता है वो देश काल वातावरण के हिसाब से आगे चलता है। बिल्कुल। विसंगतियों की जो वैरायटी है, जिसे कहते हैं विविधता, वो बढ़ रही है, या कुछ नए क्षेत्र विसंगतियों से भरे हो पड़े हुए हैं। लेकिन वो हरिशंकर परसाई ने राजनीतिक चीजों पर तंज किया था, तो सारे राजनीतिक पर तंज लिखे जा रहे हैं, मंत्रियों के नाम बदल बदल के। मतलब बिल्कुल। टाइप्ड हो गया है एक्चुअली। व्यंग जो है वो टाइप्ड हो गया है। जरा बिल्कुल। सी बात करो, आज परसाई को पढ़ा, अरे पढ़ा तो ठीक है, लेकिन छायावाद की शुरुआत जब हुई थी तो निराला ने, पंत ने, या महादेवी ने पीछे के किसी को लिया था, और एक सशक्त युग तैयार हो गया, युग बन गया वो। बिल्कुल। वो एक सशक्त शैली बन गई है। लेकिन हम डरते हैं क्या हरिशंकर परसाई से हटने में, और या हम उन्हीं की नकल कर रहे हैं, इसलिए हम हरिशंकर परसाई का नाम लेते हैं। मेरा मेरा कोई विरोध नहीं है हरिशंकर परसाई से, लेकिन जो गतिशीलता होनी चाहिए, जो समय काल के हिसाब से परिवर्तन होने चाहिए, जो इस प्रकार से विषय वस्तु पर अपन ने चर्चा की, वो होना चाहिए। वो इसी कारण से नहीं हो रहा है क्योंकि चश्मा एक ही चश्मे से हम देख रहे हैं, और अगर दो तरफ चश्मा है तो उसमें एक तरफ स्वच्छ लिखा है, एक तरफ भारत। मतलब जहां स्वच्छ है वहां भारत नहीं हो, जहां भारत है वहां स्वच्छ नहीं। वही आप सही बोल रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि भाई अब परसाई जी जिस समय लिखते थे, उस समय की अलग जरूरत थी, उस समय के अलग बातें थी, परिस्थितियां थी। आज हम लोग जो लिख रहे हैं, हमारी अलग चुनौतियां हैं, हमारे सामने अलग विसंगतियां हैं। लेकिन समस्या ये हो गई है कि आज जो व्यंग का आज भी जो चल रहा है, वो ये चल रहा है कि आप परसाई, जैसे आपने कहा, परसाई जी के चश्मे से ही हर एक का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, उसके दृष्टि से ही वो देखते हैं। जो आलोचक, एक तो व्यंग में आलोचक ही बहुत कम है, ज्यादातर जो व्यंग लिख रहे हैं वही आलोचना भी का भी काम थोड़ा बहुत संभाल रहे हैं उसका। और वो लोग भी जो करते हैं, वो उसी एंगल से आपको मिलाने की कोशिश करते हैं। जी। और वो जब देंगे कि अरे इन्होंने ये लेख लिखा है, इसी तरीके का, इसी भूमि पर एक लेख परसाई जी ने लिखा था। अरे कोई जरूरी नहीं कि आप उस जगह हर जगह तुलना परसाई जी से ही करें। कहीं पर आप बोल सकते हैं कि इस पर जो है ये ज्ञान चतुर्वेदी ने कुछ लिखा था, इस पर प्रेम जन्मे जी ने कुछ लिखा है, इस पर हरीश नवल ने कुछ लिखा है, इस पर और किसी जो इतने सारे बहुत सारे अच्छे व्यंगकार हैं। आलोक पुराणिक भी अच्छा लिखते हैं, आलोक पुराणिक हैं, लिखते हैं। बहुत सारे लोग जो आज के समय में सक्रिय और अच्छे लिख रहे हैं। कुछ नया आना चाहिए, लेकिन हम पकड़े बैठे हैं परसाई, और बस सब परसाई की जो छाई लेकर के और व्यंगकार बन गए हैं, तो वो उसमें नकल हो रही है इसीलिए। अब असल में क्या है कि जो हमारे आज के जो वरिष्ठ, जो तथा वरिष्ठ कहलाते हैं व्यंगकार, उनकी भी मुझे ऐसा लगता है, मैं इस बारे में कोई सुनिश्चित नहीं हूं, कि वे लोग स्वयं नए लोगों को बहुत कम पढ़ते हैं, जो अपने समकालीन को भी और अपने जो नए हैं, ऐसा मेरा को ऐसा लगता है। ठीक कर रहे हैं वो, ये मान के बैठे हैं कि अब हम तो परिपक्व हो गए हैं, हम तो अपने एक स्टेज पे पहुंच चुके हैं, छोटे बच्चों को क्या करें। लेकिन इसके बारे में कुछ होना चाहिए। अगला जो सब्जेक्ट मैं आपसे चाहूंगा डिस्कस करना, विचार विमर्श करना, वो है लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं: विधायिका,
कार्यपालिका और न्यायपालिका। पत्रकारिता ने घुस करके अपने आप को चौथा स्तंभ डिक्लेयर कर लिया, लिख कर। लेकिन पत्रकारिता का अगर हम अवलोकन करें तो वो एक रिपोर्टिंग है, वर्णनात्मक शैली है या चित्रात्मक शैली है, उसमें कहीं पर उपचार नहीं है। जो हुआ उस घटना की रिपोर्टिंग कर ली, जो विचार सुना उसकी रिपोर्टिंग कर ली। तो वो एनालिटिकल जो चीजें होती वो होती नहीं। जहां तक साहित्य का सवाल है, इसमें सब कुछ है। साहित्य ने तो वंदे मातरम ने तो पूरा स्वतंत्रता संग्राम खड़ा कर दिया, ठीक है ना। तो जहां वर्णनात्मक शैली है वहां पर उपचारात्मक विचार भी हैं, उपाय भी हैं। तो ये सारी चीजों के होते हुए साहित्य को चौथा स्तंभ क्यों ना माना जाए। अच्छा चलो, चौथा स्तंभ कुर्सी ऑक्युपाइड है तो पांचवा स्तंभ क्यों ना कहा जाए। मुझे ऐसा लगता है कि बात आपकी सही है कि भाई जो उपचारात्मक दृष्टि है वो साहित्य ही देता है। आपने सही बोला कि पत्रकारिता जो है वो उपचारात्मक दृष्टि ज्यादातर नहीं देती है। बहुत कम जो संपादकीय वगैरह छपते हैं वो उन्हीं पृष्ठों पर ही थोड़ा बहुत ऐसा मिलता है, विश्लेषणात्मक लेख मिलते हैं। लेकिन जो 15-16 पेज का जो अखबार होता है वो ज्यादातर, बाकी तो सारा का सारा जो है खबरों से ही, समाचारों से ही भरा हुआ होता है। जबकि साहित्यकार जब भी लिखता है तो एक दृष्टि लेकर लिखता है, उसमें कुछ ना कुछ वो कोई एक समाधान की ओर भी जाने की कोशिश करता है, समाज की चीजों से जूझता भी है, जो जो विसंगतियां या जो समाज में जो बुराइयां हैं सब करके। अब ये है कि ये तो किसकी आवाज सुनी। इंटरप्शन के लिए माफी चाहूंगा, मैंने ये चीज भी ऐड करना भूल गया था कि देखिए, समस्या को अगर कोई व्यंग्यकार या कोई साहित्यकार उठाता है तो वो उसके कारण को भी देखता है, फिर कारण के निवारण को भी देखता है और फिर निवारण के उपाय को भी देखता है। जबकि मीडिया में ऐसा नहीं है। तो इसलिए इसको चौथा स्तंभ तो होना चाहिए। फिर भी वह कहता हूँ चलो चौथा नहीं पांचवा तो बोलो। नहीं, बात तो बिल्कुल सही है। और नहीं तो जॉइंट विनर घोषित कर दो, संयुक्त विजेता। चौथे स्तंभ में साहित्य और पत्रकारिता दोनों को जोड़ दो कि भाई साहित्य भी इसी के साथ है। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती, इसलिए उसको अलग कर दो। हम छोटे भाई बनने को तैयार हैं, लेकिन हमें मानो तो। शायद उसका एक ये है कि आम जनता पर जितना तेजी से, मतलब जो असर पत्रकारिता का लगता है, क्योंकि रोज समाचार पत्र उसमें पढ़ता है, ये सब पढ़ता है, जो भी चाहे भले रिपोर्टिंग है जी, उसकी वजह से, और जो उनका दबदबा है पत्रकारों का, उस दबदबे ने जो है वो उसको मान्यता दिलवा दी चौथे स्तंभ के रूप में। हाँ। वो दबदबा साहित्यकारों को भी स्थापित करना पड़ेगा, तब उनकी बात मान लेंगे। भाई असल में एक बहुत शीर्षस्थ लेखिका हैं, उन्होंने साक्षात्कार में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि इस समय स्वप्नमुग्ध होकर, आत्ममुग्ध होकर लोग अपने को बढ़ा रहे हैं, ऊंचा कर रहे हैं, और उनका जो कंटेंशन है या जो उनका उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो सिर्फ स्वयं को प्रोजेक्ट करने का है। इसीलिए साहित्य प्रोजेक्ट नहीं हो रहा, लोग प्रोजेक्ट हो रहे हैं। बहुत काफी हद तक मैं भी इनकी बात को मानता हूँ कि सही बोल रहे हैं कि लोग, साहित्यकार भी इस चक्कर में ज्यादा रहता है कि उसकी मान लो कोई रचना छपी है तो साथ में फोटो छपी के नहीं छपी, फोटो छपी के नहीं, क्योंकि उसको ये है कि फोटो मेरी दिखनी चाहिए, मेरा पहचान बननी चाहिए कि ये व्यक्ति जो है ये है। तो ये बात तो सही है कि स्वयं को प्रोजेक्ट करने की या ज्यादा से ज्यादा पुरस्कार प्राप्त करने की जो चेष्टा की जाती है किसी ना किसी तरीके से, कि मुझे कोई पुरस्कार मिल जाए, उसके लिए लॉबिंग की जाती है। तो लॉबिंग, अगर पुरस्कार के लिए लॉबिंग की जा रही है तो इसका मतलब ये कि आप अपने खुद के लिए जो है एक पहचान बनाने के लिए छटपटा रहे हैं कि मेरी निजी पहचान बने। तो ये सब चल रहा है। तो निश्चित रूप से आप इस बात में सहमत हूं कि साहित्यकार स्वयं को ज्यादा महत्व देने लगा है अपनी रचना से। तो वो भी एक सही गलत बात है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। हरिवंश राय बच्चन जी ने मधुशाला लिखी थी, तो हमने उनकी मधुशाला पर आज की मधुशाला लिखी है। तो थोड़ा सा
मैं सुनाता हूँ आपको। कवियों के अब हाथ कांपते, मधुबन लय संगीत कहाँ, दिल के तारों को छू जाए ऐसा कोई गीत कहाँ। रूखी सूखी सैतीरें भी कविता में अब जान कहाँ, जिससे पागल हो उन्मद नाच उठेगी मधुशाला। ये तो। और आपको मठाधीशों के संदर्भ में लिखा है, कहाँ कल्पना में मिलती है मधुता अब अंगूरों की, ऊंचाई पूजी जाती है अब केवल कंगूरों की। बौने कद वालों ने अपने कंगूरे ऊंचे करके, एक सेकंड सॉरी, बौने कद वालों ने अपने कंगूरे ऊंचे करके आज अपहरण कर डाली है पूरी पूरी मधुशाला। बहुत सही, बौने कद वालों ने अपने कद ऊंचे कर दिए। बहुत सही, बहुत सही। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया नेट बुक्स जैसा एक संस्थान, जो अब मैं इसको सिर्फ एक प्रकाशक संस्थान नहीं मानता, इसको एक साहित्यिक संस्थान मानता हूँ। सर जी, मैं साहित्यिक साहित्यकार स्थान पहले, बन चुका है। मैं साहित्यकार पहले हूँ, प्रकाशक तो बाद में बना। जैसे हाँ वही, क्योंकि बहुत सारे तो विशुद्ध प्रकाशक संस्थान है जो अपना सब नफा नुकसान देख के ही सिर्फ काम करते हैं, लेकिन इंडियन नेट बुक्स के बारे में हम भी जानते हैं और बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि अब तो किताबों से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं उसमें। तो ये ऐसे संस्थान ही अब इस मशाल को उठा सकते हैं, जो अच्छे लेखक हैं, सच्चे लेखक हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि अब ये समस्या हो गई है, जैसे हमने पहले भी चर्चा की, कि इतने सारे लेखक हो गए हैं, उसकी भीड़ में, जैसे मैं आपको बॉम्बे का उदाहरण दूं, मैं बॉम्बे में रहता हूं तो इसमें करके फिल्म लाइन से जुड़ा हुआ हूं बहुत सक्रिय रूप से, कि यहाँ पर इतने स्ट्रगलर्स हैं फिल्म लाइन में घुसने के लिए जी, कि लगभग रोज जो है 1 से 1.5 लाख बच्चे जो हैं, और जो युवा बच्चों से लेके बड़ों तक के, बुजुर्गों तक के, काम लेने के लिए संघर्ष करते हैं किसी ना किसी तरीके से इस लाइन के अंदर। सही बात। उसके अंदर ये समस्या हुई कि जो सच में टैलेंटेड लोग हैं, अब वो भीड़ में फंस के रह जाते हैं, उनको मौका नहीं मिल पाता है कि वो सच में, जब तक बहुत बलवान किस्मत ना हो तो उसको मौका नहीं मिल पाता, ऑडिशन तक नहीं मिल पाते उनको जाके। तो यही चीज साहित्य। सर, हाँ सबसे जी, बड़ी समस्या ये है कि यहाँ ग्रेसम का नियम लागू होता है। ग्रेसम में लिखा था, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। बाहर कर ऐसा देती ही है बिल्कुल कि बुरे आदमी अच्छे आदमी को चलन से बाहर कर देते हैं। बिल्कुल। और काफी मेरे को कुछ 2-3 लोगों से परिचित भी हूं जो बड़े फ्रस्ट्रेट हो चुके, अच्छा लिखते हैं, कि उनको लगता है कि यार हमको तो रिकॉग्निशन मिलता ही नहीं, उसके अंदर कोई पहचानते नहीं, क्योंकि हम आगे जाके जो अच्छा लिखता है उसको लगता है कि मैं क्यों अच्छा लिखूं, उसके बाद भी जाने के लिए, ये छपने के लिए प्रयास करूं, या उसके लिए किसी की जब पास जाके बोलूं कि मुझे ये करो, या किसी को फोन करूं। तो इस चक्करबाजी में अब आप जैसे लोगों का भी दायित्व कि ये, और मैं जानता हूं कि आप इस दायित्व को बहुत अच्छी तरह से कर भी रहे हैं इस बारे में, तो कि भाई अब उन लोगों को भी सपोर्ट किया जाए, उन लोगों को दिया जाए जो अच्छा लिख रहे हैं, उनको भी आगे बढ़ाया जाए, और जो कचरा है उसको साफ किया जाए। बहुत कचरा हो गया, उसको साफ करने का समय आ गया। नहीं, यहाँ पर इकोनॉमिक्स का एक्सचेंज का नियम लागू होगा, परफेक्ट कंपटीशन। अगर परफेक्ट कंपटीशन होगा तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी लागू हो जाएगी, और जो बाकी छोटे मोटे हैं, जैसे वहां उद्योगों की और व्यापारों की बात करते हैं, तो यहाँ भी जो छोटे मोटे हैं ये वाइप आउट हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए कंसिस्टेंट एफर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। बराबर, सही बात है। प्रकाशकों में मैं देख रहा हूँ आजकल, देखो पता नहीं कितने कितने प्रकाशक हो गए हैं पैदा, और किस तरह से रचनाएं छाप रहे हैं पता नहीं, मालूम नहीं उसका क्या इकोनॉमिक्स है। वहां इकोनॉमिक्स है सर, 2,000 रुपए किताब में बच गए तो खुश है कि चल भाई आज की शाम का जुगाड़ हो गया। खरी बात ये बात ये अब जैसे हम लोगों ने कई ऐसे काम चालू किए हैं जिनमें कुछ नया करने का मन है। जैसे हमने बाल साहित्य ने बाल रचनाकारों को प्रकाशित करने का कदम उठाया है। हमारा सबसे छोटा जो लेखक है, रचनाकार है, उसकी उम्र 6 वर्ष है, और जो सबसे बड़ा यानी आयु में सबसे बड़ा
वो 99 वर्ष का है। बहुत लंबा तो गैप है ना, 93 साल का। 6 वर्ष लेकर के 15 वर्ष के बच्चों की जो प्रतिभा है उसको सपोर्ट करने के लिए हमने ये काम शुरू किया है, और अच्छा लिख रहे हैं। आपको बताऊं, ये जो कचरा का आपने शब्द बोला ना, इस कचरे से बेहतर छोटे बच्चे लिख रहे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और उनको अभी से उनको अगर इस तरह बढ़ावा भी मिलेगा तो वो आगे चल के उनका उत्साह बना रहेगा, लिखना नहीं क्या बना रहेगा। नहीं तो अक्सर जो दूसरे दबाव है उसमें लिखना छूट जाता है लोगों से, बहुत सारे लोगों से। और एक बार अगर छप गए तो फिर उनको मन में उत्साह भरा रहता है, जुनून पैदा हो जाता है कभी कभी। तो बिल्कुल सर। तो आगे चलते हैं। आपने कविता, कहानी और व्यंग लिखा। वैसे तो सब प्यारे होते हैं, सारे बच्चे प्यारे होते हैं अपने, लेकिन फिर भी एक बच्चे के प्रति विशेष संवेदना रहती है। तो कौन सी रचना आपकी जो है ना वो भी उस विशेष संवेदना से प्रभावित हुई है, या उसको आप अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना मानते हैं आज तक के लिखावट में? आज तक के लिखे में अगर मैं अपनी सबसे अच्छी रचना मानता हूं तो वो मेरे जो कहानी है दे गाली, जो हंस में छपी थी जी। हालांकि बहुत छोटी कहानी है, 2 पेज के अंदर या 2.5 पेज में छपी थी वहां पे, वो भी उसके साथ में। लेकिन वो कहानी वाकई में एक संवेदना वाली, बहुत ज्यादा संवेदना जगाती है। वो कहानी मुझे काफी पसंद है, अपनी कहानी। हालांकि उसका नाम दे गाली है तो लोगों को लगता है गाली और गाली से ही है, लेकिन उसमें मैं कुछ ऐसे लेखकों की तरह गालियों का प्रयोग नहीं किया है मैंने उसमें। मैं उसको कहानी को इस तरह से सेंसेशनलाइज नहीं किया है कि मैं उसमें गालियां डालता, सिर्फ संकेत की है गाली का। लेकिन वो एक पागल के ऊपर है, और उस पागल को कैसे भूख कैसे उसको मजबूर करती है पागल के तरीके से हरकतें करने के लिए, उस संवेदना पे कहानी। और लोग कैसे मजे लेते हैं उसके पागलपन का। सबसे बड़ी बात है कि लोग किस तरीके से उसके पागलपन का मजा लेते हैं, और लोग चाहते हैं कि वो पागल रहे, लोग चाहते हैं कि वो गाली दे, और उसके लिए उसकी भूख को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको उसको छेड़ते हैं, उसको छेड़ते हैं। और उस तरीके से कि उसको क्यों लोगों को जब वो गाली देना बंद कर देते तो लोगों की जिंदगी से रंग निकल जाते हैं, रौनक निकल जाती है, परेशान हो जाते हैं कि गाली क्यों नहीं दे रहा। और अल्टीमेटली वो उसको गाली दिलवा कर ही छोड़ते हैं वापस, और फिर वो खुशी की लहर दौड़ जाती है कि पागल ने गाली देना वापस शुरू कर दिया। तो ये जो कहानी है, ये कहानी मुझे बहुत पसंद है। और ये चूंकि संवेदनात्मक कहानी है। जी जी जी। और ये हंस में, इसीलिए मैंने कहा जो मेरी लिखी दूसरी कहानी थी सिर्फ, और वो कहानी सीधे हंस के अंदर प्रकाशित की राजेंद्र यादव ने। और तब वो 6 महीने में कहानी प्रकाशित करते, ये कहानी उन्होंने दूसरे महीने में प्रकाशित कर दी इस कहानी को। तो ये मुझे काफी बहुत बधाई। अब एक चीज सामने आती है कि अभी तक तो प्रिंट मीडिया में या प्रिंटेड बुक्स का चलन था, अब आगे वो डिजिटलाइज्ड हो रही है, सेलिंग भी डिजिटलाइज हो गई, बाइंग भी डिजिटलाइज्ड हो गई, और अब किंडल में आकर के किताबें ई बुक्स के तौर पर भी आने लगे। इससे क्या लगता है कि साहित्य को बढ़ावा मिलेगा, पाठकों की संख्या बढ़ेगी, या प्रिंट मीडिया बैठ जाएगा? देखिए, प्रिंट मीडिया के साथ तो चुनौती बहुत लंबे समय से चल रही है। जैसे ये मीडिया इंट्रोड्यूस हुआ था तभी से लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया था कि प्रिंट मीडिया का जो है अब ये अस्त हो गया है। लेकिन इतने लंबे साल हो गए, आज 30 या 35 साल के करीब तो हो गए इस मीडिया को आए हुए, जो ये कंप्यूटर्स को आए हुए और डिजिटल मीडिया को आए हुए। लेकिन प्रिंट मीडिया का इतना कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। जो लोग आज भी जो गंभीर पाठक हैं उनको किताब हाथ में लेकर पढ़ने में मजा आता है, इसमें इन मीडियम्स के ऊपर मजा नहीं आता। लेकिन आप ये देखिए कि हम इसको ऐसा लेके चलते हैं कि हमको एक नए अवसर मिले हैं, कुछ और लोगों तक पहुंचने के लिए हमको एक और साधन मिल गए हैं। उन साधनों से हम और लोगों तक पहुंचे, हम अपने को भी थोड़ा बहुत उसके अनुरूप परिवर्तित करें।
जैसे समाचार पत्रों ने पहले विरोध किया, उनको था कि हम अपना प्रिंट मीडिया अलग रखेंगे, लेकिन अब सारे समाचार पत्र जो है वो इस पर आ गए, अपने ऐप्स लेकर आ गए हैं कि इस मीडिया से भी थ्रू हमको लोगों तक पहुंचना चाहिए हम करके। हमारा भी किंडल वगैरह जो आए हैं, हमारी किताबें लोगों तक पहुंच रही हैं, अगर पहुंच रही है तो अच्छा है प्रिंट मीडिया में, लेकिन प्रिंट मीडिया जाएगा नहीं ये पक्का है, पूरी तरीके से रिप्लेस ये नहीं कर सकते उसमें। जो लाइब्रेरी में जाकर बैठेगा उसको किताब पे ही शौक है, जो रिसर्च करेगा वो किताब से ही रिसर्च करेगा, जिसको गंभीर पढ़ना है वो किताब से ही पढ़ेगा। लंबा लेखन, लंबा पढ़ाई इस पे संभव नहीं है, छोटी छोटी पढ़ाई संभव है इस पे, लेकिन मैं सोचूं एक उपन्यास पूरा का पूरा मैं इस पे पढ़ने की कोशिश करूं तो वो बहुत मुश्किल काम है। वो प्रिंट मीडिया से ही संभव है कि मैं एक झटके में 5वें नंबर के पृष्ठ से 100 नंबर के पेज पे चला जाऊं कुछ रेफरेंस के लिए, और 100 नंबर से अगर वापस रेफरेंस करना हो तो मैं वापस 5 नंबर पे तुरंत आ जाऊं। वो जो प्रिंट मीडिया जो कॉपी वो जो देती है, सुविधा देती है, वो ये नहीं देती इस तरीके से सुविधा। और एक अलग आनंद, दोनों चलेंगे, साथ साथ चलेंगे, मेरे को ऐसा मानना है कि दोनों साथ साथ चलेंगी इसके अंदर विधा उसमें, इसलिए कोई ऐसी चिंता की बात। अब आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछ रहे हैं जी। साहित्य लेखन और साहित्य कर्म के अलावा आपकी कौन कौन सी अभिरुचियां हैं या हॉबीज हैं? साहित्य अभी तो चूंकि गतिविधियां बहुत कम हो गई हैं तो इसलिए बहुत ज्यादा रुचि नहीं रही, नहीं तो मुझे खेलों में भी काफी रुचि थी, खेलने की भी थी रुचि और खेलों पे लिखने की भी बहुत रुचि रही है। पत्रकारिता का भी मेरे को एक तो शौक, क्योंकि मेरा काम तो दूसरा था, मैं बैंकर था, तो मेरा शौक तो था, लेकिन पत्रकारिता में भी मैं एक लंबे समय तक यहाँ किसी कॉलेज के अंदर पत्रकारिता विषय में पढ़ाया है मैंने। उसमें सिम्बायोसिस पूना में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर भी मैंने MBA स्टूडेंट्स को उनके मास कम्युनिकेशंस के अंदर पढ़ाया है। तो टीचिंग भी मेरी एक हॉबी है, बहुत अच्छी हॉबी है कि मैं जो टीचिंग मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे, कस्टमर सर्विस पे, मार्केटिंग ऑफ बैंक प्रोडक्ट्स, इन पर अलग अलग संस्थानों में व्याख्यान देने जाता हूँ, तो वो भी एक मेरा हॉबी की तरीके से है, प्रोफेशन नहीं है। तो बहुत सारे जगहों पर जाता हूँ उस तरीके से करने के लिए, और कभी कभी बाथरूम में गाने का भी बहुत शौक है मुझे, तो तो एक अच्छा बाथरूम सिंगर भी हूँ मैं। गुड गुड गुड। तो उसके तो इस तरीके से मिली जुली इस तरह से कोई शौक है उसमें, लेकिन बाद में अब धीरे धीरे कंसंट्रेशन लेखन पे हो गया, तो अब लेखन भी धीरे धीरे कम कर दिया मैंने, उसको काफी कम लिख रहा हूँ। अब मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूँ कि मैं जो पुराना लिखा है उसको इकट्ठा करके उसको सही ढंग से लाने की कोशिश करूँ, क्योंकि जब तक वो सामने नहीं आता तो नया लिख 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 के कोई फायदा नहीं है। भेजिए सर, कंसोलिडेट करके भेजिए। हाँ, ढेर इकट्ठा करते जाओ, पब्लिश करेगा। तो इसलिए मैंने लिखना अब लगभग वो सिर्फ लघु व्यंग कहानियां जो कथाएं लिखता हूँ, उसके सिवाय जो सोशल मीडिया पे डाल देता हूँ लोगों के पढ़ने के लिए। ये लघु व्यंग जो आपने नई चीज बताई है, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, तो मैं चाहूंगा कि आप लघु व्यंग कथाएं जो आपकी हैं या रचनाएं कहें, उसका एक संकलन बनाइए जी। ये नई चीज है, और ये कहा जाना चाहिए कि पहली बार लघु व्यंग कथा संजीव निगम ने लिखी। हो सकता है, क्योंकि मेरी अब लगभग 90 के करीब तो लघु व्यंग कथाएं हो गई हैं, उसमें से कई पूरी किताब का साइज है। व्यंग यात्रा में भी पिछली बार प्रकाशित हुई थी 10-12 एक साथ, और इधर उधर प्रकाशित भी होनी है भेजने में, लेकिन क्या होता है कि एक बार सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, काफी सारे लोग पढ़ जाते हैं, ऑलरेडी पढ़ लेते हैं, उसमें काफी लोग प्रशंसा भी बहुत कर रहे थे उस व्यंग लघु व्यंग का। और एक आज के समय में लोगों के पास पढ़ने का इतना समय नहीं है, तो उसमें छोटे से 7, 8, 10, 12 लाइनों में उनको पूरी वही बात मिल गई जो पूरे लेख में मिल रही थी। बिल्कुल ठीक। और दूसरे एक और फैक्टर मैं कह सकता हूँ कि अगर व्यंग को लंबा खींचा जाए तो बिना किसी प्रयास के भी सपाट बयानी तो आई जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। कितना और लोग उसमें अनावश्यक बातें डालने लगते हैं, फिर उसमें अनावश्यक विस्तार देते हैं, तो उसके कारण वो बिखर जाता है, वो व्यंग बिखर जाता है। मेरा तो व्यंग लिखने का ऐसा रहा है, शुरू से ऐसा रहा है कि मेरा जो प्रिंटेड व्यंग भी है वो 1-1.5 पेज से ज्यादा के बहुत कम व्यंग है, क्योंकि जब बात पूरी हो गई तो उसको ज्यादा लिखने का कोई मतलब नहीं। इसीलिए लघु व्यंग कथा एक नया संकेत होगा, एक नई उपविधा के तौर पर आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए हम उसके टाइटल पर ही लिखेंगे लघु व्यंग संग्रह।
जी जी। मैं तो गद्य लिख नहीं पाया आज अभी तक। समीक्षा पे जरूर एक दो किताबें लिखी हैं, आलोचना पे, लेकिन मेरी कंसंट्रेशन जो है वो सारी की सारी कविता पर ही रही। तो और पहले मैंने कानून पर भी लिखा, तो 36 किताबें मेरी कानून लॉ में हैं, अरे बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। जिसमें सबसे बड़ी किताब 13,000 पन्ने की है। अरे वाह क्या बात। और 78 किताबें मेरी हो गई कविता में, जिसमें 13 प्रबंध काव्य हैं। अरे लेकिन हुआ क्या कि जब तक मैं बजाज में था, जॉब में था, तो 24/7 लगे रहते थे, तो इसलिए हम प्रकाश में आने में दिक्कत हुई। आपको एक छोटा सा संग्रहालय दिखाते हैं। जी। ये सारी इंग्लिश की लॉ की किताबें मेरी लिखी हुई। अरे वाह। ये जो हरी वाली किताब दिख रही है 9 वॉल्यूम है। हाँ हाँ हाँ। और नीचे ये हमारी किताब है हिंदी वाली। क्या बात। अपने बच्चों जैसे लगते हैं ना, देख के अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, हर बार जब देख के खुशी होती है उसको देख के। तो अंतिम प्रश्न ये होगा कि आप अपने अनुभव के आधार पर लेखकों के लिए, नवोदित लेखकों के लिए विशेषकर क्या सुझाव या क्या संदेश देना चाहेंगे? नवोदित लेखकों के लिए तो ये है कि एक तो हताश ना हो। कहीं से कोई रचना आ गई, 2-4 बार लौट आई, ये मानकर चले कि जितने भी आज बड़े और नामी रचनाकार हैं, सबने इस परिस्थिति को झेला है, सबकी रचनाएं वापस आई हैं और सबने को उस हताशा को झेला, इसलिए वो हताश ना हो। ये जो आज रचनाकार बड़े बने बैठे हैं, वो इसीलिए बड़े बने बैठे हैं क्योंकि वो उस समय हताश नहीं हुए और लगे अपने काम में लगे रहे कि लिखते रहे, रचना कर्म करते रहे और अच्छा लिखिए, अच्छा लिखिए। ज्यादातर सब संपादकों को, लोगों को ऐसा भ्रम है, बहुत सारे नए लेखकों को भ्रम होता है कि सिवाय परिचय के रचना नहीं छपती, जब तक कि आप संपादक को जाने ना, उसको परिचय ना। ये गलत बात है। आप अच्छी रचना लिखिए। हर पत्रिका को निकालने वाले को, हर समाचार पत्र को अच्छी रचनाओं की सबको जरूरत होती है। अच्छी रचना चाहते हो तो आप अच्छा लिखिए, लगातार लिखिए। और जैसा कहा गया है वो भी सही नहीं कहा, जो हमसे बुजुर्गों ने हमसे कहा, हम अब उनसे कह देते क्योंकि अब हम भी बुजुर्ग साइड पे जा रहे हैं कि भाई पढ़िए खूब, पढ़िए खूब, अच्छे लेखों को पढ़िए, ठीक बात है, पढ़िए तो उससे आपको दृष्टि मिलती है, आपका एक लेखन शैली भी तैयार होती है जिससे आप प्रभावित होते हैं और आपको एक दृष्टि मिलती है, आपको पता लगता है कि अच्छी रचना कैसे लिखी जाती है जी। और अपने आप ही संस्कार बनते हैं। जब आप अच्छा लिखते हैं ना, कोई जरूरत नहीं, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, स्कूल की तरह से वो आंसर रटने नहीं पड़ते, अपने आप एक संस्कार बनते चले जाते हैं। जैसे हमको घर से संस्कार मिलते हैं, हम अपने पिता माता को जैसा काम करते देखते, जैसा व्यवहार करते देखते, वैसे हमारे संस्कार बन जाते हैं। वैसे हम अच्छा पढ़ते हैं, अच्छे लेखक को पढ़ते हैं और वैसे ही संस्कार हमारे बनते जाते हैं। तो हताश ना हो, चुनौतियां उनको बहुत मिलेंगी। तो ये मानकर चले कि जितने भी आज नामी है सबको चुनौतियां मिली हैं जी, कोई बिना चुनौती के और बिना उसके कठिनाइयों से पार हुए नहीं लेखक बनाए बड़ा नहीं गुजरा। तो आप में दम होगा, आप अच्छे आगे बढ़ेंगे, कोई नहीं रुक सकता। टाइम का हो सकता है कि आगे पीछे कुछ टाइम हो जाए, लेकिन आगे जरूर बढ़ेंगे, ये अपने अंदर वो रखें। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में, जैसे कि ये संसार का एक सृष्टि का क्रम रहा है कि भाई उतार चढ़ाव तो दुनिया में, आज थोड़ा साहित्य हल्का सा पीछे हटा है, लेकिन आगे आने वाले समय में वापस उसका दौर आएगा जब लोगों में और निराशा वगैरह जिस तरह से आजकल फैल रही है और सब हो रहा है, तो वापस वो सपोर्ट के लिए वापस साहित्य की तरफ नजर डालेंगे और साहित्य वापस उनके जीवन में प्रमुख स्थान। मेरा तो मत है सर जी की अगर छायावाद को वापस लाया जाए, गेयता को कविता में मिलाया जाए, तो लोगों को बड़ा फायदा हो सकता है। पाठकों को भी अच्छा लगेगा और कवियों को भी अच्छा लगेगा। आपने तो सर दुखती रग छेड़ दी, दुखती रग छेड़ दी आपने, क्योंकि ये सच बात है।
ये जो हमने अब आपने कहा है, तो वो मेरा प्रॉब्लम ये कि लोग मुझे बहुत स्पष्टवादी के रूप में जानते हैं। कब मैं बात जब बोलता हूँ तो बहुत सही बोलता हूँ, मतलब सही इन द सेंस कि मैं स्पष्ट बोलता हूँ। सही का मतलब ये नहीं बोलता कि मैं सही हमेशा, कि ये जो अतुकांत शैली के नाम पर, मैं उसका विरोधी नहीं हूं, लेकिन जो एक कविता में जो एक अराजकता पैदा हो गई, एक जो रसहीनता पैदा हो गई जो कविता में, है ही नहीं कुछ, सही कहना। उसने जो है, उसने आम लोगों को, जो श्रोता है, आम पाठक है, उसको कविता विधा से दूर कर डाला है। कविता विधा से दूर कर डाला और सिनेमा के गानों के साथ जोड़ दिया। अब आप ये देखिए कि वही व्यक्ति है, जो एक सामान्य व्यक्ति है, वो आज भी कवि सम्मेलन में जाता है, और जिन कविताओं की आप निंदा करते हैं कि अरे ये तो ऐसी चालू कविता लिखी गई है, वो कविता वो सुन लेता है, वहां पर गीत भी सुनता है, वहां पर गीत भी सुनता है, बैठ के गजल भी सुनता है वो वहां पे, और तारीफ करता है। लेकिन आपकी कविता वो पढ़ना नहीं चाहता, चाहे बड़ी से बड़ी पत्रिका में हो, तुरंत पलट देता है पेज को। क्यों? तो आप अपने अंदर भी नजर डालिए। ऐसा नहीं कि आप ये कहें नहीं, क्यों नहीं पढ़ता, उसका गर्दन पकड़ के, पाठक की गर्दन पकड़ के बोले ले पढ़ मेरी कविता, यहां छपी है, पढ़ेगा कैसे नहीं। ऐसे नहीं, आपकी कविता में, आपके लेखन में ही वो होना चाहिए ना, वो आकर्षण होना चाहिए कि अपने आप वो पढ़े। तो जब तक आपकी गेयता नहीं होगी, रस नहीं होगा, आपने तो रसहीन कविताएं लिखना शुरू कर दी। विचार, सिर्फ विचार पेश कर रहे हैं, कविता नहीं, विचार पेश कर रहे हैं, तो वो कविता नहीं है। विचार पढ़ना होगा तो लेख पढ़ेगा ना, वो कविता क्यों पढ़ेगा विचार के लिए। तो आप बहुत सही कह रहे हैं, बिल्कुल। मैंने जैसे कहा कि आपने तिलक छेड़ दी कि भाई आप जब तक के गेयता नहीं होगी, आप अतुकांत लिखिए, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं तो कुछ तुक मिलाइए, कहीं पे कुछ एक आंतरिक कम से कम संगति हो आपके अंदर, कुछ पढ़े तो भाई चले, लाइन इधर उधर हो, लेकिन पढ़ने में कुछ तो उसको वो मिले कि भाई हाँ इसमें गति मिले कम से कम, हाँ कुछ मिले। लेकिन आप तो आप पाठक पे और उस पर दोष नहीं डाल सकते कि वो अलग हो गए, वो अलग नहीं हुए, वो अपने हिसाब से जुड़ गए जहां जुड़ना था। आप उन्हें रूखा पुलाव दे रहे हैं, जब उसके साथ दही या सब्जी या कुछ जरूरी है, तो रूखा पुलाव खाएंगे तो गला अटक जाएगा, तो गला अटक जाएगा तो निश्चित रूप से कहेंगे यार इसको तो नहीं खाना। बिल्कुल सही बोलो। और उसमें क्या होगा कि देखा देखी, वो क्या हो गया कि जो ऐसी कविताएं लिखते हैं वो बहुत विद्वतापूर्ण कविताएं मानी जाती हैं, कि जो समझ में ना आए, आसानी से समझ में ना आए, वो श्रेष्ठ कविता हो गई। मैं आपको ये बता दूं कि बड़ा दुख होता है, सही कि जो पाठ्यक्रम है, स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रम, उसमें इतनी नीरस कविताएं लगा दी गई हैं कि बच्चा जो है वो शुरू से ही हिंदी कविता से विमुख हो जाता है। तो अब ये सब पर दायित्व, टीचर्स वगैरह पे भी दायित्व, जो पाठ्यक्रम बनाते हैं कि भाई अच्छी रचनाएं, जो गेय रचनाएं हो, जो बच्चा गा सके या गा ना सके, कम से कम पढ़ने में तो उसको आनंद आए उस कविता को। सच्चाई तो ये है कि पाठ्यक्रम की किताबें बनाई जाती हैं, इसको बनाने वालों को न तो हाथी की सूंड का पता है न पूंछ का। अब मैं क्या कहूं, ये हालत। सही बात बोल। और वही हाथी एक्सपर्ट हैं जिनको हाथी की सूंड और पूंछ का पता नहीं। इसी नोट के साथ आज की सभा समापन करने का आपसे अनुमति चाहिए, और हम जुड़े रहेंगे, और हमें बहुत हर्ष होगा अगर आपकी संस्था के साथ कोई जॉइंट वेंचर, जॉइंट उपक्रम या कुछ भी कर सकें, तो हम चाहेंगे कि जरूर मुंबई आएंगे, आपसे जरूर आएंगे तो एक बार कॉल जरूर करेंगे। जी ठीक है, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।